सभी को नमस्ते। मैं प्रवीण घाट लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले साल आपने देखा था कि 2020 के अंदर एक नई पॉलिसी भारत के अंदर आई थी शिक्षा के अंदर। वो पॉलिसी आपको पता थी कि नई शिक्षा नीति 2020 नाम से वो जानी जाती है, और उसके बारे में आज अपने उसकी पूरी बात करेंगे। हर एग्जाम में आएगी, टीचर लाइन का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का हो, उसके अंदर हर जगह वो आएगी, इसलिए उसके बारे में अपनी पूरी जानकारी जितना भी उसका है वो अपने कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020। इससे पहले ये तीसरी थी। इससे पहले अब तक 2 बार आ चुकी है। 2 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। कब कब आई थी? पहली आई थी 1968 के अंदर, पहली 1968 के अंदर आई थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 के अंदर आई थी। इसका नाम सबने सुना है। कहते हैं ना, अब 20 वाली 34 साल बाद भारत के अंदर अपनाई गई शिक्षा नीति है, महत्वपूर्ण है। 1986 के अंदर, और तीसरी आ गई 2020 को 2020 को तीसरी शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को आई, और 29 जुलाई 2020 को ही भारत के अंदर राफेल लड़ाकू विमान आ गए थे अंबाला के अंदर। ये भी इसमें जोड़ते रहेंगे, साथ साथ में कोई एक्स्ट्रा बात होगी थी। 29 जुलाई 2020 को ही राफेल लड़ाकू विमान भारत के अंदर आ गए थे, और इसी दिन नई शिक्षा नीति भी भारत के अंदर आ गई थी। पहली के अंदर कोठारी आयोग, पहली के अंदर कोठारी आयोग था। उसने बताया था कि जीडीपी का 6% खर्चा शिक्षा पर करना चाहिए, लेकिन इसको पहले शिक्षा नीति के अंदर लागू नहीं किया गया। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई। तीसरी शिक्षा नीति आई है, उसके अंदर जीडीपी का कितना % शिक्षा पर खर्च किया जाएगा? 6%। शिक्षा पर 6% खर्च किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले तीसरी शिक्षा नीति के लिए एक समिति बनी थी। उसके अध्यक्ष थे सुब्रमण्यम। अध्यक्ष कौन थे उसके? सुब्रमण्यम अध्यक्ष थे। सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में यह समिति बनी। सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, इसने मई 2016 के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार बने, उसके बाद 1 जनवरी 2015 को नई शिक्षा नीति पर काम होना शुरू हो गया। उन्हीं दिनों को ये सुब्रमण्यम की अध्यक्षता के अंदर समिति बना दी गई। इसने मई 2016 के अंदर रिपोर्ट दे दी, भारत सरकार को रिपोर्ट दे दी, और 29 जुलाई 2020 को इसको मंत्रिमंडल ने अंतिम मंजूरी दे दी। अब इसके अंदर 6% खर्चा करना है, और इसी के अंदर मानव विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया। मानव विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके अब क्या कर दिया है? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय अब इसका नाम कर दिया है। आजादी के बाद भारत के अंदर शिक्षा मंत्रालय था, लेकिन 1985 के अंदर इसका शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया था मानव विकास मंत्रालय, और अब वापस इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। यह कर दिया गया है 2020 में, और रमेश पोखरियाल भारत के शिक्षा मंत्री जी हैं। अब इसकी खूब सारी बातें क्या है? वो ये है कि इसके अंदर 4 सत्र बनाए गए। एक तो है प्री स्कूलिंग, और एक है प्री-प्रेटरी, एक है मध्यम स्तर, और अंतिम को बोला गया है अंतम। अंतिम को बोला गया है अंतम। अब देखो, प्री स्कूलिंग के अंदर यानी कि स्कूल से पहले, यानी कि आंगनवाड़ी के अंदर बच्चे को भेज सकते हैं,
प्ले स्कूल, इस प्रकार की सारी सुविधाएं अब सरकारी स्कूलों के अंदर उपलब्ध कराई गई है। इसके अंदर बच्चा, अब 3 वर्ष का बच्चा एडमिशन ले सकता है। पहले सरकारी स्कूलों में 6 वर्ष का बच्चा एडमिशन लेता था, अब 3 वर्ष से बच्चा एडमिशन ले सकता है और 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु तक इस प्री स्कूलिंग के अंदर वो रहेगा और ये रहेगी कुल मिला के 5 वर्ष तक। और स्टार्टिंग के ये 5 वर्ष है, इसके अंदर बच्चे को शिक्षा दी जाएगी प्री स्कूलिंग के अंदर मातृभाषा के अंदर। मातृभाषा जिस एरिया में रहता है, जैसे अपने राजस्थान में रहता है तो वो मारवाड़ी, हरियाणा के अंदर रहता है हरियाणी, गुजराती, यानी कि उसको हिंदी इंग्लिश जैसी बाध्यता नहीं है, उसको अपनी जो घर पर जैसी क्षेत्र की जैसी भाषा है उसमें वो अपना पढ़ सकता है। प्री स्कूलिंग 5 वर्ष तक रहेगी और मातृभाषा के अंदर पढ़ाया जाएगा। 3 वर्ष का बच्चा वह एडमिशन ले सकता है। पहले सरकारी स्कूलों में 6 वर्ष का बच्चा एडमिशन लेता था। प्री प्रेटरी के अंदर बच्चा 8 वर्ष से 11 वर्ष तक रहेगा। 8 वर्ष से 11 वर्ष तक रहेगा। यहां मतलब बच्चा रहेगा 3 वर्ष तक। यहां बच्चा कितने वर्ष तक रहेगा? 3 वर्ष तक। फिर आज मध्यम स्तर, मध्यम स्तर में बच्चा रहेगा 11 वर्ष से 14 वर्ष तक। 11 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चा इसके अंदर रहेगा। ये कितने वर्ष यहां रहेगा? 3 वर्ष तक रहेगा। 3 वर्ष तक रहेगा। अंतिम स्तर आ गया। फिर अंतिम स्तर के अंदर क्या होगा? बच्चा 14 वर्ष से 18 वर्ष तक रहेगा। 14 वर्ष से 18 वर्ष तक रहेगा। यहां बच्चा कुल मिला के अध्ययन करेगा 4 वर्ष तक। इसीलिए तो तीसरी शिक्षा नीति के अंदर जो सूत्र बनाया गया है वो क्या है? वो है 5 + 3 + 3 + 4। ये समझ आ गया? पहले क्या था? 10 + 2 था, 10 + 2। उसके स्थान पर अब चलेगा 5 + 3 + 3 + 4। ये किसको करता है रिप्रेजेंटेटिव? वर्षों को करता है। बच्चा 4 स्तर के अंदर इतने इतने वर्ष, पहले स्तर के अंदर 5 वर्ष, दूसरे स्तर के अंदर 3 वर्ष, तीसरे के अंदर 3 वर्ष, चौथे के अंदर 4 वर्ष रहेगा। और 5 वर्ष तक मातृभाषा, और यहां इसका ये अपने 4 स्तर हो गए, जिसका हम समझ गए सूत्र भी 5 3 3 4 का मतलब वर्षों से हैं, उसके स्तर से हैं, शिक्षा के विद्यालय में वो रहेगा। अब 3 वर्ष का बच्चा एडमिशन ले सकता है। अब इसकी बातें, प्री स्कूलिंग के अंदर जो अध्ययन कराया जाएगा वो ECCE टीचरों द्वारा कराया जाएगा, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के जो अध्यापक होंगे वो प्री स्कूलिंग कराएंगे। आंगनवाड़ी भी इसी के अंदर है। ये मातृभाषा के अंदर इनका अध्ययन कराएंगे। ये ECCE, इनको समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जो 10वीं या 10वीं से थोड़े ज्यादा पढ़े हैं उनको तो 6 माह की ट्रेनिंग, जो इससे कम पढ़े हैं उनको 1 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब आगे, अब देखो, ये इसके 4 स्तर हो गए। एक चीज बोली गई थी 5 वर्ष तक मातृभाषा, ये है कक्षा 5 तक, 1 से 5 तक प्री स्कूलिंग, और कक्षा 5 तक क्या कराया जाएगा? मातृभाषा का अध्ययन। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब कक्षा 5 तक मातृभाषा में अध्ययन। कौन सी कक्षा तक मातृभाषा का अध्ययन है? 100% पूछा जा सकता है। कक्षा 5 तक मातृभाषा के अंदर अध्ययन कराया जाए, यानी कि मैक्याले पद्धति, जिसको अपने बोलते हैं, इंग्लिश भाषा का अब बाध्यता नहीं है। इंग्लिश भाषा की अब बाध्यता नहीं है। कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ेगा। कक्षा 6 से वोकेशनल, कक्षा 6 से वोकेशनल व कौशल की शिक्षा दी जाएगी। कौशल की शिक्षा दी जाएगी। कक्षा 6 से वोकेशनल व कौशल की शिक्षा दी जाएगी। कक्षा 9 से विषय परिवर्तित हो जाएंगे। कक्षा 9 से आप अपना सब्जेक्ट ले सकते हो। आर्ट्स में जाना है कि मैथ में जाना है, विज्ञान में जाना है, किसी भी प्रकार में, एग्रीकल्चर में जाना है, वो कक्षा 9 से विषय परिवर्तित हो जाएंगे।
कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा वैसे ही जारी रहेगी, लेकिन चेंज क्या आएगा, 10 व 12 की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार होगी, वर्ष में 2 बार होगी। एक बार सब्जेक्टिव और एक बार ऑब्जेक्टिव होगी, एक बार सब्जेक्टिव और एक बार ऑब्जेक्टिव होगी। कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार कराई जाएगी। इसके बाद आगे कक्षा 6 से 8 वाले, कक्षा 6 से 8 वाले एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर भाषाई अध्ययन करने जाएंगे। भाषाई अध्ययन होगा कक्षा 6 से 8 वालों का एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना 31 अक्टूबर 2015 को शुरू हुई थी, क्योंकि सरदार पटेल ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा था। इसीलिए 31 अक्टूबर 2015 को भारत के अंदर पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था, पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। उन्हीं दिनों के अंदर 26 नवंबर 2015 को पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था। क्रम पूछ लिया जाता है 2020 का राष्ट्रीय एकता दिवस और संविधान दिवस किस क्रम के होंगे। 15 में पहली बार मनाया गया, इसलिए यह क्रम का 6ठी बार होगा 2020 के अंदर। 21 के अंदर यह क्रम का 7वीं बार आएगा, अब इस बार आएगा वो 7वीं बार आएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना 31 अक्टूबर 2015 को आई थी। इसके अंदर क्या होता है, स्कूली बच्चे, जैसे हरियाणा ने राजस्थान को ले लिया, तो हरियाणा के बच्चे पहले 6 महीने वहां राजस्थान के बच्चों के साथ अध्ययन करेंगे, फिर राजस्थान के बच्चे इन बच्चों के साथ यहां पहुंचने पर इधर आएंगे, ये आपस में यहां 6 महीने पढ़ेंगे। यानी कि 6-6 माह की शिफ्ट होती है, 6-6 माह में आपस में आदान प्रदान से शिक्षा की जाती है। ये वो है 6 से 8 वाले बच्चे भाषाई आधार पर भारत के अंदर एक भारत श्रेष्ठ योजना के तहत पढ़ेंगे। उसके बाद आगे संस्कृत भाषा किसी भी स्तर पर ले सकते हो, संस्कृत भाषा किसी भी स्तर पर पढ़ सकते हो, संस्कृत भाषा किसी भी स्तर पर पढ़ सकते हो। और आगे की पढ़ाई के लिए आपको क्या होगा, एजुकेशन के लिए उच्चतर शिक्षा आयोग बनाया जाएगा, उच्चतर शिक्षा आयोग बनाया जाएगा, उच्चतर शिक्षा आयोग बनाया जाएगा। कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए उच्चतर शिक्षा आयोग बनाया जाएगा। और इसके अंदर विधि वाली और चिकित्सा वाली पढ़ाई शामिल नहीं है, विधि और चिकित्सा शिक्षा को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। उच्चतर शिक्षा आयोग ने कानून वाली और मेडिकल वो अपने स्तर से होती रहेगी, अपने हिसाब से होती रहेगी। आगे उच्चतर शिक्षा आयोग क्या करेगा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को बोला है, एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाएगी है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाई गई है। ये क्या करेगी, साल में 2 बार परीक्षा लेगी, प्रवेश परीक्षा साल में 2 बार, हर साल 2 बार प्रवेश परीक्षा लेगी, वो लेगी एजेंसी अपनी है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, साल के अंदर 2 बार परीक्षा लेगी। जिसको सिर्फ ग्रेजुएशन करनी है, जिसको ग्रेजुएशन करनी है उसको 3 वर्ष की डिग्री मिलेगी। जिसको शोध कार्य के लिए जाना है, शोध कार्य यानी कि आगे पीएचडी करनी है, उसको 4 वर्ष की डिग्री दी जाएगी, उसको 4 वर्ष की डिग्री दी जाएगी। जिन्होंने 1 साल पढ़ के कॉलेज छोड़ दिया उनको तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसने 2 साल पढ़ के कॉलेज छोड़ दिया उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, जिसने 3 साल की पढ़ाई पूरी की ग्रेजुएशन वालों उनको डिग्री मिल जाएगी। और शोध कार्य के लिए जाना चाहता है उसको 3 साल की, तीसरे साल की पढ़ाई करनी है और चौथे साल की जब वो पढ़ाई करेंगे तब उनको चौथे साल डिग्री मिल जाएगी। 1 साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, और ग्रेजुएशन वालों को तीसरे साल पर डिग्री, और जो 4 साल की पढ़ाई करेंगे पीएचडी में जाना चाहते हैं उनको चौथे साल डिग्री मिल जाएगी। और शोध कार्य करने के लिए अब एमफिल जरूरी नहीं है, एमफिल डिग्री को बिल्कुल समाप्त कर दिया है, एमफिल डिग्री को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। और उसमें क्या सुधार हुए हैं वो देखो, वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले मुख्यालय पर
एक कॉलेज ऐसा बनाना है जिसमें मल्टी सब्जेक्टिव हो, बहुविषयक हो, और वर्ष 2040 तक सभी कॉलेजों को, भारत के सभी कॉलेजों को बहुविषयक यानी कि मल्टी सब्जेक्टिव कर दिया जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भारत सरकार की नई शिक्षा नीति है। इसके अंदर काफी सुधार मिलेगा। जो बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, कॉलेजों के लिए एंट्रेंस एग्जाम रखा गया जो साल में 2 बार होगा। छोटे बच्चों के लिए कक्षा 5 तक की मातृभाषा के अंदर अध्ययन कराया जाएगा। ये तमाम बातें इसकी है जो अभी अपने करते जा रहे हैं, ये सब अपने कर लिया। अभी कुछ प्रमुख बातें इसी पर, जैसे कि बच्चों का आकलन कैसे होगा। बच्चों का आकलन करने के लिए एक कार्ड बनेगा, उसको बोला गया है 360 डिग्री असाइनमेंट। 360 डिग्री असाइनमेंट होगा, उसमें बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। यह किया जाएगा राष्ट्रीय, यह आकलन कौन करेगा? राष्ट्रीय आकलन केंद्र करेगा। राष्ट्रीय आकलन केंद्र, उसका नाम है परख। राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख द्वारा यह किया जाएगा। अंकों की सामान्य आधारभूत शिक्षा, साक्षरता व अंकों का ज्ञान, अंकों का ज्ञान कक्षा 3 से शुरू हो जाएगा। और नई शिक्षा नीति जो बनी है, एक देखो मैंने सुब्रमण्यम बताया। सुब्रमण्यम क्या थे? सुझाव समिति का अध्यक्ष थे। सुब्रमण्यम क्या थे? सुझाव समिति का अध्यक्ष थे। लेकिन इस शिक्षा नीति के अध्यक्ष, इसके कौन अध्यक्ष हैं? अब इसके अध्यक्ष हैं, इस नीति के तो अध्यक्ष हैं कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन नई शिक्षा नीति का अध्यक्ष हैं। सुझाव समिति का अध्यक्ष सुब्रमण्यम। नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। 1986 के अंदर प्रधानमंत्री जी कौन थे? राजीव गांधी। 1968 के अंदर प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? इंदिरा गांधी। ये 3 बातें भी और ऐड हो जाएगी। और क्या रहेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस शिक्षा नीति के 5 स्तंभ बताए हैं। 5 स्तंभों पर आधारित बताई है। शिक्षा, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता, उत्तरदायित्व। ये 5 स्तंभ मोदी जी ने बताए हैं। शिक्षा, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता, उत्तरदायित्व। कार्ड बनेगा 360 डिग्री असाइनमेंट पर। कक्षा 3 से अंकों की गिनती कराई जाएगी, अंकों संख्या की सामान्य जानकारी करवाई जाएगी। और जो आकलन है भी, ये बच्चों का आकलन करेगा कौन? आकलन किया जाएगा राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख द्वारा। ये सभी बातें हमने इस नई शिक्षा नीति के अंदर जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने इसको कवर कर लिए। और इसमें यही प्रश्न है, मातृभाषा कब तक, कौन इसकी ट्रेनिंग होगी? जैसे दीक्षा द्वारा टीचरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात, नियमित अध्यापक रखने हैं। नियमित अध्यापक रखने हैं, संविदा पर नहीं। संविदा पर नहीं। इसके लिए ये काम तो अच्छा है ना, सभी को यस है ना इसमें? यस। YS वर्मा, YS वर्मा समिति की सिफारिश पर यह नियमित अध्यापकों की भर्ती होगी। ये सभी हमने इस नई शिक्षा नीति के अंदर जितनी भी प्रमुख बातें थी इसको हमने कवर कर लिया। इसको आप 1 बार वीडियो देखो, 2 बार देखो। ये लक्ष्य कोचिंग के YouTube चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क है। अपने बिल्कुल अध्ययन भी निःशुल्क कराते हैं। इसीलिए मैं नई शिक्षा नीति को करवाने के लिए लक्ष्य के YouTube मंच पर आया हूं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रवीण गाट, धन्यवाद।